100 milliliter of fully oxygenated blood will carry alpha 19.6 milliliter of oxygen, beta 20 milliliter of oxygen, Charlie 4 milliliter of oxygen and delta 54 milliliter of oxygen. तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर 100 मिलीलीटर ब्लड में जितने भी हेमोग्लोबिन है वो फुली ऑक्सीजनेटेड हो, यानी पूरे का पूरा 100 मिलीलीटर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, तो उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन होगी। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, 98% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और अगर 98% ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो तो उसके अंदर 9.6 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। जब भी ऑक्सीजन टेंशन 115 मिलीमीटर मरकरी हो, उस वक्त हेमोग्लोबिन 98% सैचुरेटेड होती है, यानी ब्लड 98% ऑक्सीजनेटेड होता है, और उस वक्त 100 ml ऑफ ब्लड में 19.6 ml ऑक्सीजन होती है, अगर 98% सैचुरेशन हो। और अगर 100% सैचुरेशन हो तो फिर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो ये डिजिट्स अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following is most important soil property that affects the availability of nutrients? Alpha soil temperature, beta soil color, Charlie soil pH and delta soil texture. So dear students, soil property में most important soil pH. It affects the availability of nutrients. Question number 3. In roots, the apoplast pathway of water is disrupted when water reaches alpha plasmodesmata, beta endodermis, Charlie cortex and delta pith. तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि अपोप्लास्ट पाथवे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। ये एपिडर्मिस को भी क्रॉस कर जाता है, ये कॉर्टेक्स को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन एंडोडर्मिस पे पहुंचकर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस के अंदर क्या मौजूद होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसको ब्लॉक कर देती है, ये आपको नजर आ रही है। तो इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से अपोप्लास्ट पाथवे ब्लॉक होता है। तो इसको जाइलम तक पहुंचने के लिए एंडोडर्मिस में फिर कौन सा पाथवे अडॉप्ट करना पड़ता है? सिम्प्लास्ट पाथवे। अपोप्लास्ट पाथवे जैसे ही एंडोडर्मिस में पहुंचता है तो यहां पर इसको सिम्प्लास्ट पाथवे अडॉप्ट करना पड़ता है। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल is achieved when a cell is placed in alpha dilute solution, beta distilled water, Charlie concentrated solution, delta mineral water. तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल डिस्टिल्ड वाटर का होता है, क्योंकि ये सिर्फ वाटर होता है, इसके अंदर कोई सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर जैसे ही सोल्यूट ऐड करते चले जाए उतना प्रेशर पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा, ओवरऑल वाटर पोटेंशियल। तो मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल डिस्टिल्ड वाटर का होता है, और डिस्टिल्ड वाटर में जैसे ही सोल्यूट ऐड करते चले जाए तो वो कम होता चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मेरे बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग टोटली, मेरे बेटे म्यूट कर ले, द फॉलोइंग टोटली लैक्स कार्टिलेज? अल्फा लेरिक्स के अंदर कार्टिलेज होती है, ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज होती है, ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज होती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में साइज के अलावा एक इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजेस होती हैं, पैरा ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजेस नहीं होता, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेजेस नहीं होती। दूसरा, ब्रोंक्यूल्स का साइज 1 मिलीमीटर से लेस होता है, ये फर्क याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी यही आ रहा है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, which of the following statements is not correct about alveoli? Alpha, alveoli form the gas exchange surface. It is correct. The wall of each alveoli is 0.1 centimeter thick. ये गलत है, इतनी मोटी नहीं होती है, ये 0.1 माइक्रोमीटर थिक होती है, नॉट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर थिक हो तो फिर तो गैसों का तबादला हो ही नहीं सकेगा। चार्ली alveoli has a dense network of capillaries, ये दुरुस्त है। Collagen and elastin present in alveoli allow to expand and recoil during breathing, ये भी दुरुस्त है। So beta is not true about alveoli and it's a right choice. Question number 7.
ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर फ्रॉम फेरेंक्स एंटर्स टू, मैंने आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज वे फ्रॉम फूड एंड एयर, और फेरेंक्स से आगे दो नालियां होती हैं, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। बोलस या फूड, ये फेरेंक्स से फूड पाइप इसोफेगस में चली जाती है, जबकि हवा फेरेंक्स से विंड पाइप यानी ट्रैकिया में जाती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर फ्रॉम फेरेंक्स एंटर्स इनटू ट्रैकिया। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट having tiny leaves that bear numerous hairs-like tentacles, each with the gland at its tip. Alpha sundew, beta pitcher plant, Charlie Venus flytrap, Delta trigger plant. तो आप लोगों को इल्म है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जिसमें टाइनी लीव्स होते हैं, उनके ऊपर टेंटेकल्स होते हैं और हर टेंटेकल के टिप पर ग्लैंड होता है, इट इज सनड्यू। और जिसके लीव मॉडिफाई होकर सैक लाइक और पिचर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको पिचर प्लांट कहते हैं। जिसके लीव्स बाइलोब्ड होते हैं, दरमियान में मिड रिब होती है, मार्जिन्स पर ब्रिसल्स होते हैं, उसको वीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं। तो ये तीनों की लीव्स मॉडिफिकेशंस आप लोगों को आनी चाहिए। तो स्टेटमेंट में टेंटेकल्स और टिप पर ग्लैंड ये शो करते हैं कि ये सनड्यू की बात कर रहा है। सनड्यू का साइंटिफिक नेम क्या है, आप में से कौन बताना चाहेगा? ड्रोसेरा इंटरमीडिया। जिंदाबाद, वेल डन, ड्रोसेरा इंटरमीडिया। ये देखो, ये आपको टेंटेकल नजर आ रहे हैं और हर टेंटेकल की टिप पर ग्लैंड है जो स्टिक के सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे बेटे, मोस्ट ऑफ आइंस आर टेकन अप बाय द रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ अल्फा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बीटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, चार्ली ऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट एंड डेल्टा डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट। So most of the ions are taken up by the roots by the process of active transport. So alpha is right choice. Question number 10. Guttation occurs through alpha Casparian strips, ये तो एंडोडर्मिस में अपोप्लस पाथवे को ब्लॉक करते हैं, हाइडाथोर्स, these are glands that secrete water droplets, liquid droplets, and this process is known as guttation. तो guttation कौन करवाता है? हाइडाथोर्स। हाइडाथोर्स क्या है? They are actually glands. लेंटिसेल्स और स्टोमेटा ये पोर्स होते हैं, स्टोमेटा लीव्स में, लेंटिसेल्स स्टेम्स में, और हाइडाथोर्स वो ग्लैंड्स हैं जिनके थ्रू गटेशन या एक्सुडेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11, surfactant is secreted by alpha alveolar duct, beta air sac, Charlie alveolar epithelium and delta capillary network around alveolus। तो मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि सर्फेक्टेंट एल्वोलर एपिथेलियम प्रोड्यूस करता है और ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, जिसके नतीजे में एल्वोलाई कोलैप्स नहीं करते ब्रीदिंग के दौरान। तो सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एल्वोलर एपिथेलियम। सर्फेक्टेंट किस चीज का मिक्सचर होता है, आप में से कौन बताना चाहेगा? लिपोप्रोटीन्स। जिंदाबाद, वेल डन मेरे बेटे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एल्वोलर एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर जी मेरे बेटे, सर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स या रेस्पिरेटरी सिग्नल सिस्टम के का आंसर में एल्वियोलर सैक, एयर सैक या एल्वियोलाई? एयर सैक्स बेटे। दोनों जी, दोनों केसेस में। एयर सैक्स। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 स्ट्रक्चरल देखो बेटा, एल्वियोलाई और फंक्शनल एयर सैक। फंक्शनल, जी फंक्शनल एयर सैक्स बेटे। What happens when pH of blood is increased? Alpha, hemoglobin is denatured. Beta, the supply of oxygen to tissue is increased. More oxygen binds to hemoglobin. Delta, oxygen binding affinity remain unaffected. तो डियर स्टूडेंट्स, जब pH ब्लड की इंक्रीज होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की भी इंक्रीज होती है, और जब pH डिक्लाइन करती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्लाइन करती है। ठीक है, ये नोट कर। Question number 13. Residual volume in human lungs is 0.5 liter, 1.5 liter, 3.5 liter and delta 5 liter. Dear student, total lungs की कैपेसिटी है 5 लीटर, लेकिन अगर हम ब्रीदिंग करते हुए मैक्सिमम भी हवा एक्सहेल करें तो वो 3.5 लीटर बनती है मैक्सिमम। इसका मतलब है फिर भी 1.5 लीटर लंग्स के अंदर रह जाती है।
जिसको हम एक्सपेल नहीं कर सकते। वो हवा जो लंग्स के अंदर रह जाती है, जो एक्सपेल नहीं की जाती, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड दैट इज 1.5 लीटर्स। क्लियर मेरे बेटे? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल to a region of lower water potential through a partially permeable membrane is called alpha diffusion, beta osmosis, Charlie active transport, delta facilitated diffusion. So it's a simple definition of osmosis, movement of water molecules from region of higher water potential to a region of lower water potential through a partially permeable membrane. Question number 15 मेरे बेटे, sieve tubes get ATP and proteins from alpha mesophyll cells, beta xylem cells, Charlie cortical cells, delta companion cells. तो सीव ट्यूब खुद डेड सेल्स होते हैं, ये एटीपी और प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इनके साथ जो अटैच सेल्स होते हैं उनको कंपेनियन सेल्स कहते हैं, ये इनको एटीपी और प्रोटीन फराहम करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज कंपेनियन। कंपेनियन साथ देने वाले को कहते हैं। सर सीव ट्यूब्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। मेरे बेटे, फ्लोएम के अंदर वो सेल्स जिनके अंदर फ्लोएम ट्रांसलोकेट होता है, दैट इज सीव ट्यूब एलिमेंट। ये ट्यूब की तरह के होते हैं, एंड टू एंड जुड़कर ये एक लॉन्ग कॉलम बनाते हैं जिसके अंदर फ्लोएम ट्रांसलोकेट होता है। इस वजह से इनको ट्यूब सेल कहते हैं। इनकी बेस पर सीव प्लेट्स होती हैं, छाननी की तरह की, जिनके अंदर सुराख होते हैं। इन सीव प्लेट्स की वजह से इसको ओवरऑल सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर मेरे बेटे? ओके सर। सर सीव ट्यूब्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स एक ही बात है, इसमें एक ही कंफ्यूजन? बात, एक ही बात है। सीव एलिमेंट्स कह लें, सीव ट्यूब सेल्स कह लें, सीव ट्यूब एलिमेंट्स कह लें। ओके सर। The diffusion of ions along with water also take place by mass flow along the alpha apoplas pathway, beta symplas pathway, Charlie vacuolar pathway, and delta flowing pathway. So diffusion of ions along with water by mass flow. This occurs through apoplas pathway. That's why it is most important pathway. Question number 17. The principal pathway of water transportation in angiosperm is through. देखो, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कौन से टिश्यूज करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। सीव सेल्स ये ऑर्गेनिक सोल्यूट के करते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये भी वही बात है। जाइलम वेसल्स है, ये वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। क्वेश्चन नंबर 18. एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप इज प्रिवेंटेड बाय, मैंने आपको बताया फेरेंस से आगे दो तरह के पाइप है, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। फूड पाइप को एसोफेगस, विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं। जब हम खुराक को स्वेलिंग कर रहे होते हैं खुराक की, उस वक्त वो फूड पाइप में जाती है, विंड पाइप बंद हो जाता है। जब हम हवा इनहेल कर रहे होते हैं उस वक्त विंड पाइप में जाती है। तो जब हम खुराक खा रहे हो तो उस वक्त बोलस विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, उसको कौन रोकता है, कौन प्रिवेंट करता है? पैलेट ये तो होता ही ऊपर है, टंग ये भी नहीं करती, ट्रेकिया नहीं भी करता, एपिग्लॉटिस ये उसको डाइवर्ट करता है ट्रेकिया से इसोफेगस की तरफ। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19. The deficiency of which of the following pairs causes chlorosis? Chlorosis deficiency of chlorophyll होती है, and it is because of deficiency of magnesium and nitrogen. अगर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उसके नतीजे में क्लोरोफिल की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्लोरोसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 20. Net difference of carbon dioxide once in inhaled and exhaled air is ABs. Net difference of carbon dioxide concentration in inhaled and exhaled air is alpha 0.04%, beta 4%, Charlie 5%, delta 3.96%. So dear student, net difference of carbon dioxide concentration in inhaled and exhaled air is 3.96%. अब देखो, जब हम एयर को इनहेल कर रहे होते हैं उस वक्त उसके अंदर परसेंटेज होती है 0.04%, और जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं उस वक्त होती है 4%। तो 4 में से माइनस करें 0.04 तो पीछे कितना बचा? 3.96%।
तो राइट इज 3.96%। क्वेश्चन नंबर 21 देखो मेरे बेटे, which one of the following is the part of both the digestive and respiratory systems? Alpha trachea, beta larynx, Charlie bronchus, delta pharynx। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि फेरेंक्स कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। फूड का कॉमन पैसेज है, इट मींस कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है। एयर का कॉमन पैसेज है, इट मींस कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट भी है। सो इन चारों में से ट्रेकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेरेंक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ब्रोंक्यूल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फेरेंक्स एक वायद ऐसी चीज है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, pick up the main difference between myoglobin and hemoglobin regarding oxygen affinity। अल्फा हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन डू नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन, गलत, दोनों बाइंड करती हैं। बीटा देखो, हेमोग्लोबिन हैज हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन मायोग्लोबिन, ये गलत है। मायोग्लोबिन डी स्टूडेंट ऑक्सीजन को स्टोर करती है, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है। तो मायोग्लोबिन ने चूंकि ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी ज्यादा होती है। सो डेल्टा इज राइट आंसर, मायोग्लोबिन हैज हायर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन हेमोग्लोबिन। और उसके अलावा मायोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है, हेमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती है। मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है, हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती है। ये डिफरेंसेस अच्छे से नोट करना। 23, oxygenated hemoglobin has alpha purple red color, beta bright red color, Charlie green black color, delta violet green color। तो oxygenated hemoglobin has bright red color। ये बाजू का सिर्फ रेड भी आ जाता है और ब्राइट रेड भी आ जाता है ऑप्शन में, तो आपने हमेशा ब्राइट रेड कलर को ऑप्ट करना है। 24, which one of the following is the cartilaginous box? Alpha trachea, beta larynx, Charlie pharynx, delta bronchioles। तो डियर स्टूडेंट, कार्टिलेजिनस बॉक्स जिसको वाइस बॉक्स भी कहते हैं, दैट इज लेरेंक्स। इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स। ट्रेकिया के अपर पोर्शन के ऊपर कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं और इसको लेरेंक्स कहते हैं। यहां पर आपको नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, surfactant produced by secretory cells of epithelium is a mixture of। तो ये मैं पहले ही आप लोगों से पूछ चुका हूं और आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया था कि surfactant is a mixture of lipoprotein। क्वेश्चन नंबर 26, it serves as an intermediate compound for the transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic process of the muscle cells। Alpha hemoglobin, beta myoglobin, Charlie albumin, delta globulin। तो डियर स्टूडेंट, मायोग्लोबिन इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती है क्योंकि पहले ये ब्लड से लेती है और फिर ये आगे ट्रांसफर करती है मसल सेल्स। 27, the tendency of unlike molecules to cling together is called alpha adhesion, बीटा कोहेजन, चार्ली हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डेल्टा कैपिलरी रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट, अगर एक जैसे मॉलिक्यूल हो तो उनके दरमियान जो टेंडेंसी होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दैट इज कोहेजन, एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान। पर अगर अनलाइक मॉलिक्यूल्स यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इकट्ठे क्लिंग करने की टेंडेंसी है, यानी उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज नोन एज एडहेशन। तो अल्फा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए मेरे बेटे, dash is more soluble in blood and tissue fluid surrounding the cells। Alpha oxygen, beta carbon dioxide, Charlie carbon tetrachloride and delta chlorine। तो ये स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से मोर सॉल्युबल है ब्लड प्लाज्मा के। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद alpha amino group of hemoglobin, beta iron part of hemoglobin, Charlie heme portion of hemoglobin, delta plasma protein। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हेमोग्लोबिन दो चीजों का मजमूआ है, एक हेम ग्रुप जिसके सेंटर में आयरन होती है और एक ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है। मैंने आप लोग को बताया था कि जो हेम ग्रुप है इसके आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, इसका जो ग्लोबिन पार्ट में अमाइनो एसिड है उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। और अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होती और यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता तो फिर आपका बीटा आंसर क्लियर मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, द वाटर व्हिच एंटर्स द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट
moves along the concentration gradient and passes through following cells respectively. अब देखिए इनका प्रोसेस क्या है। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, उससे अंदर वाली लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, उससे अंदर वाली लेयर को एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल और देन जाइलम सेल्स। तो ये करेक्ट पैसेज है। सर इस डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल और ये जाइलम है। जी मेरे बेटे। सर वो रिपीट कीजिएगा कि अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होगा कौन सा और दूसरा आयरन के साथ। अमाइनो ग्रुप देखे ना, दो हेमोग्लोबिन में दो लफ्ज हैं, एक हेमो और एक ग्लोबिन, ऐसे ही है ना। ये दो हेमोग्लोबिन दो चीजों का मजमूआ है। ग्लोबिन एक्चुअली प्रोटीन है और हेम क्या है, ये एक हेम ग्रुप आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। इस हेम ग्रुप के आयरन के साथ अटैच होती है ऑक्सीजन और ग्लोबिन के अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे बेटे। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। 31 rhythmicity of breathing during rest is alpha 10 to 15 times per minute, beta 15 to 20 times per minute, Charlie 20 to 25 times per minute, delta 25 to 30 times per minute. तो ब्रीदिंग की रिदमिसिटी रेस्ट के दौरान 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट और एक्सरसाइज के दौरान ये कितनी चली जाती है, आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा? ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट बिकम्स 30 टाइम्स पर मिनट। तो ये दो अच्छे से नोट कर लो। रेस्ट की सूरत में कितनी है? 15 टू 20 टाइम्स और एक्सरसाइज की सूरत में 30 टाइम्स पर मिनट। देन क्वेश्चन नंबर 32 मेरे बेटे। फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट, तो आपने एक्सेप्शन देखनी है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट करता है, बीटा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स रूट करते हैं, चार्ली एंकरेज जमीन के अंदर जकड़ के रखना, ये जड़ों का काम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन स्टोमेटा करते हैं या लेंटिसेल्स करते हैं। जड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। All of the following factors decrease oxygen binding of hemoglobin except alpha increased oxygen concentration, यही एक्सेप्शन। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ती जाए तो ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज कैसे होगी? ये एक्सेप्शन है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से ये डिक्रीज होती है। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज या पीएच का डिक्रीज पूछ ले तो उसके नतीजे में भी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। तो अल्फा इज एक्सेप्शन हियर एंड इट्स अ राइट चॉइस। 34 which of the following provides the major force for the movement of water and solutes from roots to leaf? रूट से लीव्स पत्तों तक वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल को पहुंचाने के लिए मेजर फोर्स क्या है? अल्फा रूट प्रेशर, बीटा ट्रांसपायरेशन, चार्ली बल्क फ्लो एंड डेल्टा ट्रांसलोकेशन। तो ये आप लोग को पता है, मैंने आपको बताया था कि मेजर फोर्स क्या है असेंट ऑफ सैप में? ट्रांसपायरेशन। पानी जड़ों से पत्तों तक जितना जाता है उसमें 99% ट्रांसपायर होता है, सिर्फ 1% इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो 99% ट्रांसपायर हो रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि वो पीछे से मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचे, और एसेंट ऑफ सैप में ट्रांसपायरेशनल पूल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 35 द nasal cavity leads into अल्फा फेरिंक्स, थ्रॉट, लंग्स। तो नेजल कैविटी फेरिंक्स में भी ओपन होती है और थ्रॉट में। क्वेश्चन नंबर 36 मोर familiarly the term respiratory mean। ये मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि जब भी हम रेस्पिरेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पे हमारे जहन में ब्रीदिंग आता है, सांस लेने का अमल आता है, गैसेस एक्सचेंज आता है, लेकिन रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर भी होती है। तो मगर मोर फेमिलियर हम किस में होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन से इतना फेमिलियर नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से इतना फेमिलियर नहीं है। नॉर्मली हम सबसे ज्यादा फेमिलियर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से होते हैं, इसको ब्रीदिंग या गैस सर एक्सचेंज कहते हैं। जी मैं बेटे। सर प्लीज उसका बताइएगा, ब्रीथिंग, वेंटिलेशन, और सर इनमें क्या ये डिफरेंस ये है? ये एक ही बात है। मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन दो सतहों पर होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन और एक ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, यानी ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। सेलुलर रेस्पिरेशन में वही क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होती है,
ऑर्गेनिज्म के लेवल पर गैसों का तबादला होता है, सांस लेने का अमल, तो इसलिए इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं, सांस लेने का अमल। इसको गैसेस एक्सचेंज भी कहते हैं क्योंकि गैसों का तबादला हो रहा होता है। इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं। तो ये सारे एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। जी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, which pathway is of least important in plant roots for transport of minerals and water? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था अपोप्लास पाथवे है, लीस्ट इंपॉर्टेंट वैक्यूलर पाथवे है, सो अल्फा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following is not a carnivorous plant? कार्निवोरस जो इंसेक्टिवोरस है, बेसिकली इंसेक्ट्स खाते हैं। पिचर प्लांट आपने पढ़ा कि ये इंसेक्टिवोरस है। सनड्यू आपने देखा कि ये इंसेक्टिवोरस है। वीनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवोरस है। इंडियन पाइप, दिस इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। 39, dash facilitates the splitting of ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हो तो उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वो स्प्लिट कब होते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्राइज, अमाइलेज, कैटालेज, लाइपेज। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, लाइपेज, कैटालेज और अमाइलेज, इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की स्प्लिटिंग को फैसिलिटेट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक एंजाइम है। Question number 40, the percentage of carbon dioxide carried as a car-amino hemoglobin is? तो अब ये कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन ये वही कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है, लेकिन इसमें हेमोग्लोबिन अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होती है एंड इट्स अबाउट 23%। देखिए आपने बुक के अंदर 20% पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे 20 ऑप्शन ही होनी, तो 20 के करीब करीब जो ऑप्शन है हम उसको ऑप्ट कर लेंगे एंड दैट इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बेटे, रेस्पिरेटरी सरफेस इज इन मोस्ट एनिमल्स एक्सिबिट द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट अल्फा लार्ज सरफेस एंड मॉइस्चर। दुरुस्त बात है। थिक एपिथेलियम दुरुस्त नहीं है क्योंकि गैसों के तबादला होने के लिए थिन एपिथेलियम का होना बहुत जरूरी है। बाकी वेंटिलेशन, कैपिलरी नेटवर्क्स, लार्ज सरफेस एरिया एंड मॉइस्चर ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज ड्यू टू अल्फा डिफ्यूजन ऑफ सुक्रोज, बीटा प्रेशर फ्लो, चार्ली एक्टिव मूवमेंट ऑफ सुक्रोज, डेल्टा ऑस्मोसिस। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज ड्यू टू प्रेशर फ्लो। मंच ने प्रेशर फ्लो थ्योरी दी थी और इसका नाम है प्रेशर फ्लो थ्योरी। 43, साइंटिफिक नेम ऑफ सनड्यू इज, पहले ही बता चुके। अल्फा सेरेसिनिया पपूरिया किसका साइंटिफिक नेम है? पिचर प्लांट का। डायनिया मस्की प्यूला, ये किसका साइंटिफिक नेम है? वीनस फ्लाई ट्रैप। 44, when water enters into in roots due to diffusion it is termed as, जब डिफ्यूजन के जरिए मूव करें उसको पैसिव अब्जॉर्प्शन कहेंगे क्योंकि इस वक्त एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। 45, smooth muscles are found in all mentioned below except ट्रेकिया के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, ब्रोंकाई के अंदर होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के अंदर होते हैं, एल्वोलाई के अंदर स्केलेटल मसल्स नहीं होते। सर तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं होता, क्या चीज नहीं होती उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स में? कार्टिलेज नहीं होता बेटा। और एल्विलाई में होता है? या एल्वोलाई में तो बिल्कुल ही नहीं होता ना। ठीक है। 46, the method of bring oxygenated air into contact with gaseous exchange surface is called, किसी भी गैसेस के सरफेस पर हवा का की सरफेस से हवा का तबादला होना, ये वेंटिलेशन कराते हैं। आपने पीछे भी 3 टर्म्स देखी थी। तो वेंटिलेशन हो, गैसेस एक्सचेंज हो, ये एक ही बात या ब्रीथिंग। 47, low partial pressure of oxygen is in tissues favor the, तो अगर पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम है, तो उस वक्त डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होती है। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आ रही होती है वो टूट कर ऑक्सीजन को अलग कर देती है। क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स आर अल्फा एल्वोलाई, बीटा एयर सैक्स, चार्ली ब्रोंकाई एंड डेल्टा ब्रोंक्यूल्स। तो लंग्स का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है दैट इज एल्वोलाई। क्वेश्चन नंबर 49, pick up the correct sequence of structure in air passageway of man। तो मैन में सबसे पहले हवा दाखिल होती है नेजल कैविटी से, फिर फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स, फिर ट्रेकिया और फिर ब्रोंका। ये आपने याद रख लेना।
Question number 50. When muscle leaves the capillary bed, most of carbon dioxide is in the form of, तो हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड मुख्तलिफ तरह से ट्रांसपोर्ट होती है. 70% in the form of bicarbonate ions, 20% hemoglobin, 5% other protein. सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रही है? अपोप्टस पाथवे. और ये कहां तक जा रही है? क्वेश्चन नंबर 50 होगी. जी डी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके जेहन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए.